हेलो स्टूडेंट्स। तो टेस्ट 49 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। नीट के हिसाब से एक परफेक्ट पेपर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजी और नॉर्मल मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के हैं, कुछ ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट है एंड 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक भी है जो कि हम लोग डिस्कशन में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि मैग्नेटिज्म पे है। Dip needle lies initially in the magnetic meridian when it shows an angle of dip theta at a place. The dip circle is rotated through an angle x in the horizontal plane and then it shows an angle theta dash. तो हमें मालूम है मैग्नेटिक मेरिडियन में आपका BV इस तरह से वर्टिकली अप या डाउन है, BH हॉरिजॉन्टल है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा बीच में है जो कि सपोज एंगल ऑफ डिप हमें थीटा गिवन है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज BV अपॉन BH। अब हम लोगों ने डिप सर्किल को x एंगल से रोटेट कर दिया है। तो डिप सर्किल को यदि हम लोगों ने x एंगल से रोटेट कर दिया है तो ऐसे केस में हमारा जो हम डिप सर्किल को यहाँ पे रोटेट कर दिया है तो इस x एंगल पे, तो यहाँ जो BH का कंपोनेंट आएगा वो आएगा BH cos x। तो अब जो डिप एंगल होगा tan थीटा डैश दैट विल बी BV अपॉन BH cos x। तो डिवाइड कर देंगे दोनों को तो tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा 1 अपॉन cos x अपना आ जाएगा इस तरह से। तो हम इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मैग्नेटिक मेरिडियन और इन सब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। गाइज मैं आपको यही बोलूँगा अभी तक आपके कॉन्सेप्ट कैसे भी हैं, जैसे आप इसको पहले आपने पेपर पूरा सॉल्व किया, सोल्यूशंस आपने अटेंड कर लिए, अब एक एक क्वेश्चन के थ्रू आप थ्योरी को अच्छी तरह से रिवाइज करिए। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में अब आपको मैग्नेटिक मेरिडियन, डिप एंगल, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो देखने में एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो 2 ओम और ये 4 ओम, तो यहाँ पे ये 4 ओम आ रहा है हमारा और इधर 2 ओम और ये 4 ओम। तो पॉइंट ए और बी के बीच में व्हीटस्टोन तो बन रहा है बट इट इज़ नॉट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली यदि हम फिगर को देखें तो यहाँ पे 2 ओम है और फिर 4 ओम आ रहा है और नीचे 4 ओम है एंड देन 2 ओम आ रहा है और बीच में एक और 2 ओम है और इधर ये 6 वोल्ट की बैटरी है और इधर ये 2 ओम आ रहा है। इस तरह से हमें सर्किट गिवन है। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में व्हीटस्टोन तो है बट बैलेंस नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। ये स्टैंडर्ड वो है। तो एनटीए ने तो एक्चुअली इसको कंसिडर किया एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह कि भाई आप इस पूरे नेटवर्क में R इक्विवेलेंट के लिए एक स्टैंडर्ड उन्होंने फॉर्मूला दिया है। R इक्विवेलेंट इज R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2 R3। तो मैं भी अब रिकमेंड करूंगा आपको कि इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लें कि इस तरह से एक तरफ व्हीटस्टोन में R1 R2 R1 है, R1 R2 R1 है एंड R3 बीच में है, तो उसका इक्विवेलेंट 2 R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2 R3 होगा। इस तरह से लर्न कर लें। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड देन हमारी जो करंट है वो हो जाएगी 6 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस ये 2 ओम और है इधर, इसको भी अपने को इनकॉर्पोरेट करना है, प्लस 2 ओम। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम बेसिक्स से चलें तो बेसिक्स में एक्चुअली हम बोलेंगे इस सर्किट में इनपुट आउटपुट सिमेट्री है। यहाँ से हम लोग x करंट लें, हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहाँ से x करंट लें, इधर y डालें तो इधर x माइनस वाई। तो देखिए जैसे इधर R1 है, इधर R1 है और नीचे R2 है, तो इधर से x माइनस वाई वापस आएगी और इधर से x आएगी। तो y करंट इधर है हमारे पास में, y करंट इधर है और इधर x माइनस वाई है। तो किरचॉफ लॉ से हम देखेंगे कि बीच वाले पार्ट में जो करंट जाएगी y माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज 2y माइनस एक्स, ये बीच में से जाएगी। तो एक लूप इधर से लीजिए और एक लूप बाहर बाहर लीजिए। तो फर्स्ट वाली लूप हम लोग लें तो फर्स्ट वाली लूप में इक्वेशन लिखेंगे तो -2y -2
2y माइनस एक्स प्लस 4x माइनस वाई बराबर 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5y बराबर 3x। और सेकेंड इक्वेशन हम लोग बाहर बाहर वाली लूप में लिखें तो 6 माइनस 2y माइनस 4x माइनस वाई माइनस 2x बराबर 0, ये बाहर बाहर वाली लूप में लिखा। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पे आती है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 1.25 एम्पियर। तो ऑफ कोर्स नीट के लिए तो इट इज़ वेरी डिमांडिंग। एक्चुअली इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, या तो आपको ये फॉर्मूला याद है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। बट देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने का एक और जो अभी फ़ायदा है वो ये कि हम इसके थ्रू नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं, हमारी शॉर्टकमिंग्स हमें आइडिया लग रहा है। तो अब एनटीए के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न कर लें कि ये रजिस्टर R1 है और ये रजिस्टर R2 है, और इधर ये रजिस्टर R2 है और ये रेजिस्टेंस R1 है और बीच में R3 है। तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, व्हीटस्टोन है, बट बैलेंस नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि भाई इधर करंट, यदि मैंने यहाँ से करंट x डाली तो इधर से करंट y आ रही है तो इधर से y वापस जाएगी, इधर x माइनस वाई जाएगी तो इधर से x माइनस वाई वापस आएगी। अकॉर्डिंगली बीच में करंट आ गई 2y माइनस एक्स, और लूप में इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आसान तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि जस्ट फाइंड द रेशियो ऑफ करंट्स इन R1 एंड R2। तो आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया कि भाई इधर से करंट x आ रही है, ये करंट हमारी x है, और इधर y गई, इधर x माइनस वाई गई, तो इधर x माइनस वाई गई, इधर y गई, और किरचॉफ की लूप लिखेंगे तो y और x में रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब ये फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि एनटीए के डेटाबेस में ये है, तो हम बेटर है कि इस फॉर्मूला को फ्यूचर के लिए याद कर लें कि R इक्वलेंट इज 2R1R2 प्लस R1R3 प्लस R2R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2R3। और इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे कैसी सिमेट्री है, इनपुट आउटपुट सिमेट्री है। सो ये इस क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे कि हमें ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, हमें क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था यदि हमें फॉर्मूला याद नहीं था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आइडियल बैटरी है, 10 वोल्ट का ईएमएफ है, 9 ओम है, इधर पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है और पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है। हम इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि x कितना होगा, VAB अपॉन L होगा, AB पोटेंशियोमीटर वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो IR अपॉन L होगा, I कितना होगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू R बाई L। डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये हमें करना ही था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली बुक्स में अवेलेबल है, एक्साइज शीट्स में अवेलेबल है। यहाँ पे हमें बड़ी वाली लूप में कॉन्सेंट्रेट करना होता है EMF या करंट की डायरेक्शन देखने के लिए। तो बड़ी लूप में हम लोग देखें तो इनवर्ड फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट का फील्ड आउटवर्ड आना चाहिए, और उसके लिए करंट हमारी इस तरह से फ्लो करनी चाहिए। यही वाला EMF डोमिनेट करेगा कि छोटी वाली में भी करंट इसी के अकॉर्डिंगली होगी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग मार्क कर, तो छोटी वाली में भी करंट, एक सेकेंड थोड़ा सा ड्रॉ करने में हमसे मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा से देखते हैं यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं इनवर्ड फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हमारी करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन आई है, तो यहाँ मैंने जस्ट ड्रॉ करने में ये वाला पार्ट मैंने, इसको हम लोग देखें तो यहाँ ये करंट ऐसे फ्लो होके यही वाली कंटिन्यू होगी ऐसे, और फिर ये ऐसे आएगी। तो हम देख रहे हैं B2A जा रही है करंट एंड देन D2C जा रही है। तो डबल स्टार की कैटेगरी रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह का एक्साइज शीट में रहता है। हम आगे प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखें। यहाँ पे 2 लूप्स हैं और दोनों में सेम रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों का एरिया सेम है, बस एक कॉपर है और एक आयरन है। तो गाइस जो इंड्यूस EMF है वो केवल फ्लक्स चेंज पर डिपेंडेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, तो इंड्यूस EMF सेम आएगा, बट करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। और ऑफ कोर्स कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, तो ऐसे में उसमें इंड्यूस करंट ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ये डायरेक्ट पढ़ के और सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, हम इसे सिंगल स्टार की कैटेगरी में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 चार्जेस हैं, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो हमें Q0 की वैल्यू बतानी है। ये भी एडवांस्ड में IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है और उसको 0 के बराबर करना है। इसको मैं डबल स्टार की कैटेगरी में रखूंगा। तो 2 पेयर्स की तो आइडेंटिकल एनर्जी आ रही है, तो ट्वाइस ऑफ माइनस K Q0 स्मॉल q अपॉन L, और ये माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी KQ² बाय √2L, और इसको 0 के बराबर करना है, इक्वेट करना है। डबल स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करना ही था अपने को। 7th क्वेश्चन हम लोग देखें।
सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास कैपेसिटर है जो कि एयर फिल्ड है, 5 mm उसकी विड्थ है, बीच में प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, वोल्टेज 25 है, बैटरी हटा दी है। केयरफुली हमें रीड करना है कि बैटरी हटाई है या नहीं हटाई है। तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो हमें मालूम है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोगों ने स्लैब डाली है 3 mm की और हमें नया पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो एक तो हम कैपेसिटेंस की अप्रोच से जाएं, तो V इज Q बाई सी, Q सेम है तो V इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन C। सो V डैश अपॉन V इज C अपॉन C डैश। C है हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाई D और C डैश है हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। इसमें से हम D कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस T बाई डी प्लस T बाई डी के। सॉल्व करके V डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी। V डैश है हमारा V विच इज 25 एंड 1 माइनस T 3 mm D 5 mm प्लस 3 बाई 5 इंटू 10 सो 50। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.5 वोल्ट। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई के। सेकेंड अप्रोच थी कि एक्चुअली जो प्लेट्स पे चार्ज है वो सेम है, तो जो फील्ड एयर में रहेगा वो पुराना वाला ई नॉट ही रहेगा। तो हम यदि फील्ड और वोल्टेज को रिलेट करें तो प्रीवियसली वोल्टेज था ऑल्टरनेट मेथड में, प्रीवियसली वोल्टेज था V बराबर ई नॉट इंटू डी। अब वोल्टेज हो जाएगा V डैश। देखिए D माइनस टी में तो हमारा एयर है तो ई नॉट D माइनस टी, वहाँ फील्ड वही रहेगा, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक है वहाँ फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के इंटू टी। ऑलराइट, ई नॉट डी यहाँ से कॉमन ले लें, तो D यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ई नॉट डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, और ये हमारा ई नॉट डी वापस से V हो गया। तो देखिए ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ गई हमारे में 1 माइनस 3/5 प्लस 3/50। सॉल्व कर लें हम लोग तो आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे हम लोग कि भाई हम वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट भी कर सकते हैं और वोल्टेज को कैपेसिटेंस से रिलेट करते हुए वहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया। ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में हम लोग इस क्वेश्चन को रखेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन है और थोड़ा सोचना भी है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी इज सब्जेक्ट टू अ मैग्नेटिक इंडक्शन B, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। तो ये डायरेक्ट पढ़ के लगाने वाला क्वेश्चन है। QVB साइन थीटा, फोर्स नॉन जीरो है तो थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। सिंगल स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन रहेगा, छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। 9th क्वेश्चन हम लोग लें, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन कांस्टेंट। खुश करने वाला क्वेश्चन है कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज तो चेंज होगी, स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस आप ढेरों एक्सरसाइज में करते हैं, सिंगल स्टार की कैटेगरी में रहेगा ये क्वेश्चन भी। 10th क्वेश्चन अपन देखें, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन टेम्परेचर दिस हैज अ मैक्सिमम एट दिस। तो 4753 एंगस्ट्रॉम पे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी है और सन का टेम्परेचर 6050 है। द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार फॉर दिस मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी विल बी एट 9506। तो हमें टेम्परेचर बताना है। तो गाइस हमें मालूम है कि जो हमारे पास हम यहाँ पे देखें तो हमारा टेम्परेचर जो है वो हम लोगों ने लैम्डा हम लोगों ने इंक्रीज किया है, लैम्डा हम लोगों ने इंक्रीज किया है, तो लैम्डा टी बराबर कांस्टेंट। लैम्डा इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। तो पहले एक बार देख लें डिक्रीज का एक ही ऑप्शन है क्या, तो गाइस 6050 से लेसर टेम्परेचर एक ही है, तो हम डायरेक्टली टिक करेंगे इसको, है ना। वीन्स लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आंसर बी हो गया हमारा। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग कैटेगरी स्टार 1 की कैटेगरी में रखेंगे। आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस, और हमें ए बी प्रोसेस में वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट, इस पे कमेंट करना है। तो ए बी प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज आइसोकोरिक कूलिंग, तो वर्क तो जीरो होगा, एंड क्योंकि कूलिंग हो रही है आइसोकोरिक तो हीट रिजेक्ट होगी, हीट सिस्टम से बाहर जाएगी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्टार 1 में आएगा ये। 12th क्वेश्चन हम लोग देखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पे हम जाएंगे गाइस, तो S इज Q अपॉन M डेल्टा टी। यदि हमारा S इनफाइनाइट है मतलब कि डेल्टा टी हमेशा जीरो रहेगा, नो चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हीट रिजर्वॉयर्स के लिए हम लोग हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार कैटेगरी में जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, P टू द पावर x बराबर कांस्टेंट अपॉन इंक्रीज इन
प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीजेज इंक्रीजेज, इस तरह से हमें आंसर देना है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हम सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे पी वी टू द पावर एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, पी वी टू द पावर एक्स बराबर कॉन्स्टेंट से कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 1.25 है। अब प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करना है। तो गाइज प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करना है, तो इसको लिखा अपने पी टी बाई वी टी बाई पी, यहां पे हम लोगों ने इसको लिखा टी बाई पी रेज टू पावर 1.25। सो दिस इज टी रेज टू पावर 5/4 पी रेज टू पावर 1/4 बराबर कांस्टेंट है ना। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं टी पी वी टू पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, तो पी टी टू द पावर 5/4 पी टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यदि हम अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, तो ये -1/4 है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टी टू द पावर 5 इज प्रपोर्शनल टू पी, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। सो अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीजेस, नो। अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, तो हीट एब्जॉर्ब के लिए हमें इसका सी देखना पड़ेगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का सी डिफाइंड है, यदि अब आपको पहले से नहीं आता था तो आप इसको लर्न करें, सी बराबर सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1। सो दैट इज 3r/2, मोनोएटमिक गैस है, माइनस आर, एक्स की वैल्यू 5/4 माइनस 1। हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है -5r/2। सी नेगेटिव आ रहा है, तो यस ऐसा पॉसिबल है कि सी नेगेटिव आए किसी प्रोसेस में। तो अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं आप, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे हम लोगों ने देखा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्योंकि C नेगेटिव है तो Q बराबर एन सी डेल्टा टी, डेल्टा टी तो पॉजिटिव है बट C नेगेटिव है तो Q नेगेटिव होगा। तो अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, नो, हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस। इफ हीट इज गिवन टू गैस इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। यदि Q पॉजिटिव है तो डेल्टा टी नेगेटिव है, क्योंकि C पॉजिटिव C नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी नेगेटिव होना पड़ेगा। Q बराबर एन सी डेल्टा टी, तो गाइस C नेगेटिव है तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा तभी Q पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा टी नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, जबकि ये कह रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिमांडिंग है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको हम लोग 4 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। यदि आप लोगों ने छोड़ा उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप एग्जामिनेशन टाइम में तो छोड़ रहे हैं, बट आगे के लिए उस थ्योरी को पूरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो सोचिए आप 50+ पेपर एनटीए के सॉल्व कर रहे हैं, और हर पेपर में आप कुछ नए कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स कर रहे हैं, नया लर्निंग कर रहे हैं, तो फाइनल डे के लिए आप कितना अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं, जो कि हमें नए कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, या हमने पहले ध्यान नहीं दिया तो उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। 2 spheres are made of same metal, have same mass, one is solid, other is hollow and heated to same temperature। यहाँ केयरफुली पढ़ना है, कभी गिवन होता है कि सेम हीट हमने दी है, कभी गिवन होता है कि सेम टेम्परेचर से हीट किया है। तो सेम टेम्परेचर चेंज किया है, तो ये हमारा फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट कहलाता है। स्टार 1 की कैटेगरी में हम डालेंगे। हम यदि आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं और सेम अमाउंट से टेम्परेचर रेज कर रहे हो, तो जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो सेम होगा। तो स्टार सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th लेते हैं। इफ टेम्परेचर स्केल इज चेंज्ड टू फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट देन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट हमारी डिफाइंड है S बराबर Q अपॉन M डेल्टा टी। अब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है, तो हमें मालूम है डेल्टा TF बराबर 9/5 डेल्टा TC। तो यदि यहाँ पे डेल्टा TC की जगह डेल्टा फ़ारेनहाइट लिखेंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, यानी कि S की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, हम इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। और यहाँ से हमें फिर से इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना है कि हमें डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स को आपस में रिलेट करना अच्छी तरह से आना चाहिए, स्पेसिफिक की डेफिनेशन हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर चाहिए। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L हैज अ मास दिस, टेंशन दिस, स्पीड ऑफ वे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खुश होना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में। तो F अपॉन म्यू विच इज M/L अंडर रूट। डेटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम इजी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर पाएंगे और आंसर 110 आ जाएगा। तो इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th देखें।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हमें मालूम है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो होता है तो एस प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ऐसे में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन भी। 18th, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट थीटा 1 इज r1, एट थीटा 2 द रेंज विल बी। तो सेम स्पीड है, रेंज इज प्रपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, सो r डैश अपॉन r इज साइन 2 थीटा डैश अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा डैश 1 हो रहा है 45 डिग्री इसलिए, और साइन थीटा 15 डिग्री है तो ये हाफ हो रहा है, यानी कि नई रेंज पुरानी रेंज की डबल होगी। तो ये भी सिंगल स्टार कैटेगरी में ही जाएगा क्वेश्चन। 60 kg body is pushed just forced enough to start it moving across a floor. Mu s is this, mu k is this. तो एक बार बॉडी स्टार्ट हो गई तो ऐसे में उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टार्ट करने के लिए मिनिमम हमें म्यू एस एम जी लगाना है हॉरिजॉन्टली, है ना। पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इन मूविंग अक्रॉस अ, यहाँ दिया हुआ नहीं कि कैसे पुश कर रहे हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल पुश ही मानेंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा, हमने जो फोर्स लगाया है वो लगाया म्यू एस एम जी, और बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिए तब भी उतना ही फोर्स कंटिन्यूड है, और काइनेटिक फ्रिक्शन अब म्यू के एम जी लगेगा अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी। डेटा रखेंगे, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। तो ये भी सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फ्रिक्शन की एक्सरसाइज में रहता है सबके। मेटल बॉल हिट्स अ वॉल एंड डज नॉट रिबाउंड, वेयर एज अ रबर बॉल ऑफ द सेम मास ऑन द हिटिंग रिबाउंड्स। तो गाइज जब मेटल बॉल हिट कर रही है, तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा बॉल v स्पीड से स्ट्राइक कर रही है एंड रिबाउंड कर रही है, तो कुछ स्पीड से रिबाउंड करेगी, तो चेंज होगा हमारा मोमेंटम m v फाइनल v डैश माइनस माइनस v, सो m v डैश प्लस v। और वही बॉल रिबाउंड नहीं कर रही है, मेटल डज नॉट रिबाउंड, ये तो है रबर बॉल के लिए, और मेटल बॉल रिबाउंड नहीं कर रही है, तो उसके लिए फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, v डैश विल बी जीरो। तो ऑफकोर्स मेटल बॉल के मोमेंटम में चेंज कम हुआ है ना, रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज। तो ये भी स्टार 1 की कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करना था अपने को। 2 spherical masses m 6m r 2r radius 10r separation center to center, if they attract each other। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना एक्चुअली, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले भी जेईई मेंस में आया हुआ है। टोटल सेपरेशन 10r है, बट जब दोनों कोलाइड करेंगे तो क्योंकि उनकी डायमेंशंस हैं तो फाइनल सेपरेशन 3r रह पाएगा, जीरो नहीं होगा। ये स्फीयर्स जब कोलाइड करेंगे तो इस तरह से फाइनल सेपरेशन इनके बीच में ये 3r रहेगा, और इनिशियल सेपरेशन 10r है, यानी कि दोनों के सेंटर्स मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, 7r ट्रैवल किए हैं। सो डेल्टा x1 मॉड प्लस डेल्टा x2 मॉड इज इक्वल टू 7r, एंड क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो m1 डेल्टा x1 मॉड इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2 मॉड। तो हमें निकालना है डेल्टा x1 मॉड, दैट इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ओवरऑल डेल्टा x विच इज 7r। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, स्टैंडर्ड एक्सरसाइज में रहता है ये क्वेश्चन, बस केयरफुल रहना है कि फाइनल सेपरेशन जीरो नहीं होगा। एक क्यूब है जिसकी एज लेंथ a है, मोल्ड किया है 8 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स में। तो जो नया वॉल्यूम है वो हमारे पुराने वाले वॉल्यूम का एक क्यूब का 1/8 हो रहा है, यानी कि जो नई एज लेंथ है पुराने वाले की a/2 हो रही है। अब इनको एक के ऊपर एक प्लेस किया है, तो शिफ्ट इन cm। तो जब पहले सिंगल क्यूब था तो जो सेंटर ऑफ मास की हाइट थी वो a/2 थी, a एज लेंथ थी तो सेंटर ऑफ मास की हाइट a/2 थी। अब उन्होंने 8 क्यूब्स एक के ऊपर एक प्लेस किए हैं, तो टोटल हाइट जो हो जाएगी 8 टाइम्स a/2 4a हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास उसके आधे पे होगा यानी कि 2a पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास a/2 से 2a पे चले गया यानी कि 3a/2 पे चले गया। तो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा पेशेंटली रीड करना था, नए कैटेगरी का क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, सॉल्व कर सकते थे हम लोग थोड़ा पेशेंटली करते। तो प्रोजेक्टाइल को v0 स्पीड से 60 डिग्री पे लॉन्च किया है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हो गया, वन फ्रेगमेंट रिट्रेसेस पाथ द स्पीड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो है हमारी u cos थीटा होगी, यानी कि v0 cos थीटा होगी। अब एक फ्रेगमेंट रिट्रेस कर रहा है यानी कि उसकी स्पीड अभी भी v0 cos थीटा है। मान लेते हैं इनिशियल मास 2m, ये m हो गया, और इसकी स्पीड अपने को बतानी कितनी होगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि भाई 2m v0 cos थीटा बराबर माइनस m v0 cos थीटा प्लस m v1। तो v1 की वैल्यू आ रही है 3 v0 cos थीटा, थीटा 60 डिग्री गिवन है, सो 3 v0/2।
तो मैं इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपका देखा हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो। Shown here are the velocity and acceleration vector for an object in 7 motion, in which case object slowing down and turning to the right. तो हमें मालूम है गाइस कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो स्लो डाउन करेगा और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो फर्स्ट में तो थीटा 90 डिग्री है, तो केवल डायरेक्शन चेंज होगी, स्लो डाउन नहीं होगा। सेकेंड केस में नॉर्मल एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, तो स्लो डाउन होगा बट लेफ्ट में वेलोसिटी टर्न होगी ए एन की वजह से। ए एन की वजह से जो वेलोसिटी टर्न होगी वो लेफ्ट में टर्न होगी। एंड राइट में अगर हम इस एक्सेलरेशन को देखें तो ये एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है, तो एंगल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें तो इसी डायरेक्शन में दिख रहा है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट v के अलोंग ही दिख रहा है, तो स्पीड बढ़नी चाहिए, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। या क्लियर फिगर नहीं है, 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, तो ऐसे केस में स्पीड चेंज नहीं होगी। लास्ट वाले में एक्यूट एंगल आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, तो केवल बी ही ऑप्शन है जिसमें कि स्पीड कम हो रही है, बट ध्यान रहे इसमें टर्निंग लेफ्ट हो रही है, और जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज टर्निंग टू द राइट, तो क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है, ऑप्शंस करेक्ट नहीं दे रखे हैं। वैसे तो ये बोनस होना चाहिए क्योंकि बट एनटीए ने आंसर बी दिया है, तो टर्निंग या तो क्वेश्चन में टर्निंग टू द लेफ्ट होना चाहिए, टर्निंग टू द राइट की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें अपन। कॉमेट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन से क्लोजेस्ट टू द सन इज दिस एंड फारदेस्ट इज 5 × 10⁻10। तो फारदेस्ट 5 × 10 दे रखा है और क्लोजेस्ट 2.5 × 10⁻11 देखा है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ज़्यादा दे रखा है एंड फारदेस्ट डिस्टेंस कम दे रखा है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चन में। एक्चुअली फारदेस्ट की जगह क्लोजेस्ट होना चाहिए, क्लोजेस्ट की जगह फारदेस्ट होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है जब R1 से R2 पे जा रहे हैं, तो हमें मालूम है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सो V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, फाइनली v2 स्क्वायर निकला है, तो v2 स्क्वायर को अपन यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे, तो v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर माइनस 1, डेटा सब्स्टिट्यूट करें तो हाफ m1 की वैल्यू गिवन है हमें, मास है 10⁸, v1 स्क्वायर हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 2 × 10⁴, एंड R1 बाय R2, R1 हमारा 25 × 10⁻10 है और R2 हमारा 5 है, तो ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है, अच्छा 2 × 10⁴ का स्क्वायर आएगा स्पीड में भी, तो ये 10⁻16 × 48 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में 48 × 10⁸ दे रखा है, तो यहाँ आंसर में भी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगेन सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल बी मैक्सिमम एट, तो हमें मालूम है एपोजी पे स्पीड मैक्सिमम होगी, तो ये सिंगल स्टार में जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन ट्रिपल स्टार में हम लोग डालेंगे, इससे सॉल्व करना ही था। दोनों आइडेंटिकल पेंडुलम्स हैं, अल्फा बीटा एंगल है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, इफ कोलिजन्स आर इलास्टिक, तो अच्छा क्वेश्चन है। एसएचएम को मोमेंटम को आपस में रिलेट करवाया है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी रीचेज इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस जब पहली बार कोलिजन होगी, देखिए एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इन एसएचएम यहाँ गिवन है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, वेरी स्मॉल एंगल, मतलब कि ये दोनों पेंडुलम एसएचएम करेंगे। एंड एक खास बात, एसएचएम में टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, तो दोनों पेंडुलम्स इवन दो अलग अलग एंगल से स्टार्ट हो रहे हैं बट दोनों की लेंथ सेम है और दोनों अपनी तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर मीन पर आ रहे हैं, तो नीचे तक आने में दोनों को टाइम सेम लगेगा। तो ये पहला पेंडुलम है और ये दूसरा पेंडुलम है, दोनों को टाइम सेम लगेगा, ये B है और ये A है, ये कैपिटल T/4 पे दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। अब स्पीड एक्सचेंज कर लेंगे, स्पीड एक्सचेंज कर लेंगे तो B की स्पीड A के पास चल जाएगी और A की स्पीड B के पास आ जाएगी। तो अब A हमारा जाएगा बीटा एंगल पे और B हमारा जाएगा अल्फा एंगल पे। तो अगेन टाइम पीरियड तो वही रहना है, तो इसीलिए फिर से टाइम जो लगेगा एक्सट्रीम तक जाने में, तो अब टाइम हो जाएगा T/2। अब उसके बाद में दोनों पेंडुलम्स वापस से नीचे आके कोलाइड करेंगे BA और वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिकल मासेस हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। तो अब A के पास B की आ जाएगी और B के पास A की आ जाएगी, बट एक्सट्रीम से यहां तक आने में टाइम कितना लगा T/4, तो ये 3T/4 हो जाएगा। और अब पेंडुलम को वापस से ओरिजिनल स्पीड मिल गई है, तो वापस से बीटा एंगल तक जाएगा
और मीन से एक्सट्रीम तक का जाने का टाइम एम्पलीट्यूड से तो इंडिपेंडेंट है, सो t/4 होगा तो टोटल कैपिटल T हो जाएगा. सो कैपिटल T, सो 2π/L/g. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, एंड 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे. यदि आपने किया है तो एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है. हैट्स ऑफ टू यू. The equation of simple harmonic motion is this: a plus omega square x equals constant. The frequency of, तो ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है. यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर रीड करेंगे, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर रीड करेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी इज 2π/ω. तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा, सॉल्व करना ही था. वुडन प्लैंक है, वुडन ऑब्जेक्ट है, बीकर में पानी भरा हुआ है और सब इक्विलिब्रियम में, हमें हॉरिजॉन्टल में ABC पे प्रेशर पड़ना है. तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम होगा. तो ABC तीनों पे प्रेशर सेम होगा. तो यहां ये ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं. In the bottom of a vessel with mercury density rho, there is a round hole of radius r. और हमें इसमें देखना है, सरफेस टेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो एट व्हाट मैक्सिमम हाइट ऑफ द मर्करी लेयर विल द लिक्विड स्टिल नॉट फ्लो आउट थ्रू दिस होल. तो गाइस, जो मर्करी ड्रॉप है वो कंटेनर से सस्पेंडेड होगी. मर्करी ड्रॉप जो है वो कंटेनर से सस्पेंडेड होगी, एंड कंटेनर की वजह से उस पर, ये कंटेनर की वॉल है, सपोज कंटेनर का बॉटम है, यहाँ से मर्करी ड्रॉप इस तरह से हैंग कर रही है. तो सरफेस टेंशन की वजह से इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, और लिक्विड के प्रेशर की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा. क्रॉस सेक्शन मान लीजिए r रेडियस का है, तो s × 2πr, तो अटैच रखने की कोशिश कर रहा है. और यहाँ पे यदि h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है तो जो प्रेशर डिफरेंस बाहर और अंदर है वो ρgh है. तो ρgh इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इफेक्टिव πr², ये फोर्स लग रहा है. एंड जब ये वाला फोर्स, लिक्विड वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ग्रीन वाले एरोज का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे केस में ये ड्रॉप डिटैच हो जाएगी. तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है एट व्हाट मैक्सिमम डेप्थ. तो h हमें कैलकुलेट करना है. तो जो h आ रहा है हमारा, h की वैल्यू आ रही है. यदि हमें डिटैच नहीं करना है, तो ऐसे केस में हमें अटैच, प्रेशर वाला फोर्स कम रखना है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स ज़्यादा रखना है. तो ऐसे में दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस. तो यहाँ से हम देखें तो h मैक्सिमम आ रही है अपनी 2s/ρg. आप देखिए, एक और फंडा से इसको लर्न करके भी रख सकते हैं. क्या होता है, जब भी ऐसे कोई ड्रॉप या कोई चीज़ सस्पेंडेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 2s/r का क्वांटिटी है वो तो इसको अटैच रखने की कोशिश कर रहा है, एंड डेल्टा p इंटू एरिया डिटैच करने की कोशिश कर रहा है. तो 2s/r डेल्टा p से छोटा है तब तो अटैच रहेगा, और 2s/r डेल्टा p से बड़ा हो गया, 2s/r डेल्टा p से बड़ा है तब तो अटैच रहेगा, और 2s/r डेल्टा p से छोटा हो गया तो डिटैच हो जाएगा. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट बुक्स में रहता है, एक्सरसाइज शीट्स में रहता है. 3 स्टार की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखें. MI of a solid sphere about diameter is same as that of disk about its diameter. दोनों के मासेस बताना है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हम इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालें. 2/5 m1r² बराबर m2 रेडियस 2r का होल स्क्वायर, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है, तो m2r²/4 इक्वेट करके हम m1/m2 निकाल सकते हैं. मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में. 32nd क्वेश्चन हम लोग देखें. मैन का वेट 80 किलोग्राम है, ट्रॉली का 320 है, ट्रॉली फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स पर है. मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड. क्योंकि ऑन द ट्रॉली लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज रिलेटिव टू द ट्रॉली. तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है. देन आफ्टर 4 सेकंड्स हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड. तो ट्रॉली पे 4 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, डेल्टा एक्स ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रॉली, वो हमारा हो गया v रिलेटिव इनटू टाइम. सो दैट इज 4 × 1, सो 4 मीटर्स. अब ट्रॉली ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, तो m ट्रॉली डेल्टा एक्स ट्रॉली प्लस m मैन, डेल्टा एक्स मैन को ब्रेक करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रॉली प्लस डेल्टा एक्स ऑफ ट्रॉली.
बराबर 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो डेल्टा एक्स ऑफ ट्रॉली हमारा आ रहा है एम मैन, डेल्टा एक्स ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रॉली अपॉन स्मॉल एम प्लस कैप माइनस साइन के साथ में स्मॉल एम मैन स्मॉल एम ट्रॉली। तो ये हमारा आ गया। तो डेल्टा एक्स ऑफ ट्रॉली आ रहा है हमारा, सॉल्व करने पे मैन का मास है 80, ये है 400, और डेल्टा एक्स मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हम लोगों ने 4 निकाला था, तो ये -4/5 यानी कि 0.8 मीटर आ रहा है। ओके, तो मैन ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ट्रैवल किया है, डेल्टा एक्स ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रॉली प्लस डेल्टा एक्स ऑफ ट्रॉली। मैन ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 4 मीटर राइट में ट्रैवल किया है और ट्रॉली के साथ साथ -0.8 ट्रैवल किया है, तो नेट हो गया हमारा 3.2 मीटर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है। मैं आपको ये सिचुएशन का फॉर्मूला लर्न करने के लिए सजेस्ट करूंगा नीट के लिए, कि जैसे प्लैंक है और यहाँ पे मैन है। मैन यदि एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो प्लैंक कितना ट्रैवल करेगा, डायरेक्ट आप बोलेंगे स्मॉल एम एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना प्लैंक ट्रैवल करेगा। इसको आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं, एनटीए ने भी डायरेक्टली यूज में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें अपन, तो इसको अपन 3 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे लास्ट वाले को। In Rutherford's experiment, alpha particles are scattered by nucleus having charge 100 e. Initial Ke of alpha particle is this, the size of the nucleus. तो एक्चुअली जो पार्टिकल क्लोजेस्ट आ रहा है वो डिस्टेंस अपन ऑलमोस्ट न्यूक्लियस की रेडियस के बराबर मानेंगे, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो KZe², KZe न्यूक्लियस पे चार्ज है, 2e अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है, अपॉन r दिस इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज K इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अपने को R के लिए रीअरेंज करना है, सो K 2KZe² अपॉन कैपिटल K। सो 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 9, Z हमें 100 गिवन है, E² 1.6 इंटू 10 पावर -19। एक E को ऐसे रहने देते हैं ताकि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो जाए। 6 मेगा 6 इंटू 10 पावर 6 इंटू E, तो ये E कैंसिल हो गया। सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, हम कैलकुलेशन को यहाँ पे देखें तो ये हमारा सॉल्व करने पे आता है 4.8 इंटू 10 पावर -14 मीटर। एनटी की कैलकुलेशन में एक्चुअली इन्होंने स्क्वायर नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E लिया है, थोड़ा कैलकुलेट वहाँ पे मिस्टेक है आंसर में। तो एक्चुअली आंसर ये होना चाहिए हमारा, देखिए यहाँ पे 1.69, तो 6 3 ज़ा 18 एंड 3 इंटू 1.6 4.8 हो जाएगा, और इधर 10 पावर -19 इंटू 10 पावर 9 10 पावर -10 एंड 10 पावर ये अपना 2 10 पावर -8 एंड 10 पावर -14। सो इट शुड बी 4.8 इंटू 10 पावर -14, बट कुछ फैक्टर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो इसमें बोनस ही होना चाहिए। 2 स्टार की कैटेगरी में अपन रखेंगे इस क्वेश्चन को। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज इज द सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। किसी भी सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जबकि इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रांजिशन होगा। तो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इन्फिनिटी से n बराबर 4 में हो रहा है, n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 4 में हो रहा है। एंड बाल्मर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन बाल्मर, तो बाल्मर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 2 में हो रहा है, और वेवलेंथ सेम है यानी कि एनर्जी सेम होनी चाहिए, एनर्जी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी हो जाएगी n बराबर 4 में जो एनर्जी है वो हो जाएगी Z² E0 अपॉन 4 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन की एनर्जी हो जाएगी n बराबर 2 में E0 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से Z² की वैल्यू 4 आ रही है, तो Z की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अपन डबल स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्साइज शीट में रहते हैं। Half lives of 2 radioactive substances are this and this. The samples A and B have equal number of nuclei. After 80 minutes, the ratio of remaining nuclei. तो हम हाफ लाइफ में देखें तो फर्स्ट वाले के लिए 4 हाफ लाइफ्स का टाइम पीरियड हो रहा है, और सेकेंड वाले के लिए 2 हाफ लाइफ्स का टाइम पीरियड हो रहा है ना। तो फर्स्ट वाले के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बचेंगे Na अपॉन NB, डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन है, स्टार सिंगल स्टार में डालेंगे, Na हो जाएगा अपना n/4 हाफ लाइफ है, तो 4 हाफ लाइफ्स के बाद में n/16 बचेगा, n0/16 बचेगा। एंड B के लिए 2 हाफ लाइफ्स हैं 80 मिनट्स, है ना, तो उसके लिए n0/4 रेशो ले सकते हैं हम लोग, तो यार हमारा 1:4।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सॉल्व करना था इसको। 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, सीजियम बॉल पे स्ट्राइक कर रही है, मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच द बॉल कैन बी चार्ज। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट पॉसिबली आपने एक्सरसाइज शीट में सॉल्व कर रखा हो इस तरह का क्वेश्चन। जैसे से गाइस ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है, थोड़ा लैंग्वेज और होनी चाहिए थी और थोड़ा बेटर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था। यहाँ पे रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको हम इमीडिएटली वहाँ से स्वीप कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, बट IIT में पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है तो वहाँ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉल पे जब रेडिएशंस इंसिडेंट कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको वहाँ से इमीडिएटली स्वीप कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे से स्फीयर से निकल रहे हैं, तो वैसे तो फोटो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं वो एनोड से वापस सर्किट में घूमते हुए और हमारे कैथोड पर आ जाते हैं, तो कैथोड न्यूट्रल रहता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने, देखिए वहाँ पे तो क्या होता है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो इधर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होके, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फ्लो होके और वापस इधर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये कैथोड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। बट यहाँ बॉल से इलेक्ट्रॉन जैसे से निकल रहे हैं उनको स्वीप कर रहे हैं, वापस लौट के नहीं आ रहे हैं, तो बॉल धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है। तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने में रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। तो किसी भी मोमेंट पे यदि बॉल पे चार्ज Q है तो बॉल का जो वोल्टेज है वो KQ/R के बराबर होगा। तो जो इफेक्टिव वर्क फंक्शन होगा वो फाई इफेक्टिव हो जाएगा, फाई प्लस जितना वोल्टेज है EV, ये बॉल का इफेक्टिव वोल्टेज हो जाएगा, ये बॉल का इफेक्टिव वर्क फंक्शन हो जाएगा। और जैसे ये इंसिडेंट एनर्जी के बराबर हो गया तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पहले नहीं आता था तो अब सीखना है अपने को। तो हमें निकालना है मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच, तो hc/λ -phi अपॉन E, दैट इज 1240 अपॉन लैम्डा विच इज 400 नैनोमीटर -5 विच इज़ 1.9। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, नीचे E है तो केवल वोल्ट बचेगा। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो एक्चुअली इट इज़ डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो ये इसको हम लोग 3 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। मेटालिक सरफेस है, वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 V0 है, फिर 3 लैम्डा इंसिडेंट कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, वर्क फंक्शन हमें बताना है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो पहले E × 5 V0 बराबर hc/λ -5, देन E × V0 बराबर hc/3λ -5। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रीअरेंज कर दीजिए तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। लॉजिक गेट के डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इन दोनों को हम लोग छोड़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो हमें मालूम है एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। हमें ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा गिवन है 80, डेल्टा IB गिवन है एंड डेल्टा IC पूछा है। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन है डेल्टा IB डेल्टा IC को रिलेट करने के लिए बीटा इक्वल्स डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB रीअरेंज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी सिंगल स्टार कैटेगरी का ही क्वेश्चन रहेगा। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन प्रोड्यूस बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज 46, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। डेटा रखेंगे हम लोग, तो 60 प्लस 46/2 तो 53 डिग्री हो जाएगा, एंड 60 अपॉन 2 साइन 30 डिग्री। सॉल्व करने पे हमारा n आ जाएगा। सिंगल स्टार में रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थिन प्रिज्म हैज डिफरेंट मीडियम ऑन आइदर साइड, तो एक तरफ μ1 है एक तरफ μ2 है, बीच में μ है, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। लाइट रेज इंसिडेंट ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट फेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन इफ ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अपने को लेके चलना है। और देखिए आई की टर्म्स में ही आंसर्स गिवन है, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री नहीं लेना है, स्मॉल एंगल आई लेना है। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो μ1 × I, साइन आई की जगह जस्ट I लिखेंगे, बराबर μ × R, तो यहाँ से R की वैल्यू आ रही है। देन R प्लस R डैश A के बराबर है, तो R डैश की वैल्यू आ रही है हमारी A माइनस R, R आ रहा है हमारा μ1 I अपॉन μ1 I अपॉन μ, ये आ रहा है। देन फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो μ × R डैश विच इज A माइनस
μ1i अपॉन म्यू इंटू आर डैश बराबर μ2 इंटू आई डैश, उसी में रख रहा हूँ मैं। तो म्यू इंटू आर डैश बराबर μ2 इंटू आई डैश, तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू आ रही है। अब डिविएशन हमें मालूम है आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो आई एज इट इज रहने दीजिए, आई डैश यहाँ से लिखें तो बी म्यू बाई μ2 ए माइनस μ1 आई अपॉन म्यू ए आई डैश माइनस ए। तो थोड़ा रीअरेंज करें इसको, मैंने आई एक्चुअली कैप्स में लिखना है मुझे, जहाँ पे भी आई है वो कैप्स में है। तो यहाँ से मेरा आई 1 माइनस μ1 बाई म्यू, और फिर ए कॉमन ले लें अपन, प्लस ए एंड म्यू बाई μ2 माइनस 1। जैसे माइनस कॉमन ले लें तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट आ रहा है। सो दिस इज अ गुड ओरिजिनल क्वेश्चन जिसमें कि आपको बिल्कुल बेसिक से सारी स्टेप्स का आइडिया होना चाहिए। इसको हम लोग 4 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। अ गुड क्वेश्चन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, अपने को गिवन है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन गिवन है, तो फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर हमें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा की लोकेशन निकालेंगे। तो ये भी हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग 45th क्वेश्चन देखें। तो 45th क्वेश्चन में 45th क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं When interference of light takes place, energy is created in the region of maximum intensity, energy destroyed। तो हमें मालूम है neither energy is created nor destroyed, it gets redistributed। तो ये भी डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो 45th में अकॉर्डिंगली हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चंस थोड़ा सा डिमांडिंग थे, बाकी अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन के जिनको हम सॉल्व कर सकते थे। हायर साइड पे इस पेपर में स्कोर आना चाहिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए। प्लस गाइस मेरा इस समय स्पेशल एम्फेसिस ये है कि आप पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज तो डेवलप कर ही रहे हैं, बट साथ में जो नए कॉन्सेप्ट्स आप एनकाउंटर कर रहे हैं आप उनसे डिस्करेज नहीं हो यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो तो। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं, हमें इस टाइम में जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बढ़िया तरह से अडॉप्ट करना है, सीखना है, अपने टीचर्स से डिस्कस करना है। आप इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हुए काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। हर पेपर में आप कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। कल हम फिर से मिलेंगे टेस्ट 50 के साथ में। थैंक यू।